हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, आपकी पूरी साइनसोइडल वेव फॉर्म को, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में होती है, उसको आपको फुल रेक्टिफाई करके प्रोवाइड करता है। तो दो तरीके के रेक्टिफायर्स हम जनरली यूज करते हैं फुल वेव के लिए, जो कि होते हैं आपके सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर। A full wave rectifier converts the whole of the input waveform to one of the constant polarity। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये साइन वेवफॉर्म है, तो आपको आउटपुट में कुछ, अगर आप पॉजिटिव हाफ में चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह के आउटपुट्स मिलेंगे। ओके। और अगर आप निगेटिव हाफ में चाह रहे हैं तो आपको निगेटिव में कुछ इस तरीके के आउटपुट्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये कहने का मतलब है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन रेक्टिफायर्स को आज पढ़ेंगे और यहाँ आपका मैग्नीट्यूड होगा। तो सबसे पहले हम सेंटर टेप रेक्टिफायर पढ़ते हैं। तो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेंटर में कहीं पर टेपिंग करनी है। ओके। तो देखिए, ये सर्किट है, आपको याद होना चाहिए और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंटर टेप रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म। क्लियर? तो आपको ये सर्किट बनाना है। अब ये सर्किट कैसे काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, एसी सप्लाई अप्लाई की, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपने क्या करना है, सेंटर पे अपने लोड रेजिस्टेंस के वायर को यहाँ पे टैप कर देना है। क्लियर? ऊपर एक डायोड लगा हुआ है D1 और नीचे एक डायोड है D2। तो यहाँ पर दो डायोड आप यूज कर रहे हैं। पहला डिफरेंस हाफ वेव रेक्टिफायर से, और यही दो डायोड्स यूज होंगे या हेल्प करेंगे आपकी कंप्लीट इनपुट वेवफॉर्म को रेक्टिफाई करने के लिए। क्लियर? तो होगा क्या कि एक पॉजिटिव साइकिल के लिए एक डायोड काम करेगा, नेगेटिव साइकिल के लिए दूसरा डायोड काम करेगा। तो अभी देखेंगे आगे कि वो कैसे काम करेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो भी सिग्नल आपको मिलेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो सिग्नल एक बार इस डायोड के थ्रू पास होके, इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होके सिग्नल देगा आउटपुट लोड पे, और एक साइकिल के लिए इस पर्टिकुलर डायोड D2 के अक्रॉस पास होके देन फिर इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू होके आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। क्लियर? तो डायग्राम कैसे याद करना है, दो डायोड्स बनाने हैं आपको, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, बस उसके साथ एक रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना है और उससे वायर को यहाँ पे सेंट्रेट टेप कर देना है। क्लियर? चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, अगर मैं ये कहूँ कि पहले आपको इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल मिल रही है, यानी कि ये साइकिल की अगर हम बात करें, तो ये साइकिल जब यहाँ इस मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ आपको वैल्यूज देंगी, तो क्या होगा, ऊपर वाला टर्मिनल, मतलब मींस फॉर पॉजिटिव साइकिल क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल के लिए पॉइंट ए पे आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, और बी पे क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लियर? तो देखिए ये दोनों ही डायोड्स क्या हैं, इस फिगर में अगर हम देखें तो ये दोनों डायोड्स पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। तो जब पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा तो ऊपर वाला जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और नीचे वाला जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ओके। तो आपको यहाँ आप इसे मेंशन कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस, और ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस क्या करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस पाथ के थ्रू और इस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट, लोड करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे आपको ये फ्लो दिखा रहे हैं। ओके। तो ये करंट का डायरेक्शन है थ्रू दिस रेसिस्टेंस आर एल, थ्रू लोड रेसिस्टेंस। ओके। तो अब क्या होगा, उसके थ्रू आपको क्या होगा, पॉजिटिव हाफ के लिए एक आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर? नाउ अब हम अगर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो ये अगर आपकी निगेटिव हाफ साइकिल है, तो निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नीचे आपको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा, मतलब नीचे पॉजिटिव होगा और ऊपर क्या होगा, निगेटिव पार्ट होगा। क्लियर? तो ऊपर पॉइंट ए पे नेगेटिव होगा, पॉइंट बी पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस D2 को क्या बना देगा, फॉरवर्ड बायस बना देगा, और इस D1 को क्या बना देगा,
रिवर्स बायस। तो D2 क्या होगा आपका, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये ओपन सर्किट है। तो अब आपका करंट का डायरेक्शन यहां से इस पाथ के थ्रू इस तरीके से इस रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ ये डायरेक्शन दिखा रहा है। क्लियर? तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको ये पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 वर्क करेगा, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 वर्क करेगा, और दोनों ही केसेस में आपको पॉजिटिव हाफ में आउटपुट्स मिलेंगे। मतलब इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। ओके, क्योंकि देखिए इधर भी करंट का डायरेक्शन ऐसे है और ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है। अगर हम वेवफॉर्म की हेल्प से इसे समझें तो ये सेकेंडरी वोल्टेज आपको साइनसोइडल प्योर इन साइनसोइडल फॉर्म मिल रही है। क्लियर? अगर डायोड D1 के केस में हम करंट की बात करें तो फॉर पॉजिटिव साइकिल्स आपको पॉजिटिव आउटपुट्स मिल जाएंगे। क्लियर? अगर हम डायोड D2 की बात करें तो आपको नेगेटिव साइकिल्स के लिए पॉजिटिव आउटपुट्स मिलेंगे। ओके, नाउ अब सेंटर टेप रेक्टिफायर के केस में एक टाइम पे एक ही डायोड काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों डायोड काम करें, एक ही डायोड काम करेगा, तो यानी कि एक ही डायोड से आपको करंट मिल रहा है। लेकिन जब आप टोटल करंट देखेंगे, लोड पे टोटल करंट देखेंगे, तो वो क्या होगा, वो इन दोनों डायोड्स का, मतलब दोनों इंडिविजुअल डायोड्स जो ID1 और ID2 हैं, इन दोनों का टोटल करंट होगा। क्लियर? तो टोटल करंट मींस पॉजिटिव हाफ के लिए उसने आउटपुट जनरेट किया, नेगेटिव हाफ के लिए उसने आउटपुट जनरेट किया, और टोटल करंट जब हम देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिस इज ये आपका लोड करंट है। ओके, सो ये मैक्सिमम करंट, ये आपका एवरेज करंट, जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट किया था, तो वही सारा प्रोसेस हम यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी करेंगे। और अगर वोल्टेज की बात की जाए, लोड वोल्टेज की, तो ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है और ये आपका एवरेज वोल्टेज है। क्लियर? तो ये आपके फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों के लिए, ये सेंटर टेप के लिए भी आपको ऐसी ही वेव फॉर्म्स मिलेंगी और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के लिए भी आपको ऐसी ही वेव फॉर्म्स मिलेंगी। आई होप सेंटर टेप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। दो डायोड्स D1 एंड D2, पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड D1 वर्क करेगा, नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड D2 वर्क करेगा, और करंट का डायरेक्शन इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल है, डायोड D1 जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, डायोड D2 जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ये करंट इधर से ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगी। और टोटल करंट की, टोटल लोड की करंट की अगर हम बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर है। दोनों के वेव फॉर्म्स आपको मिल जाएंगी। ओके, ना अब हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। तो ब्रिज रेक्टिफायर में जैसा कि नाम से उसके पता चल रहा है, एक ब्रिज बन रहा है और वो 4 डायोड से बनता है। सो ब्रिज रेक्टिफायर यूजेस 4 रेक्टिफाइंग डायोड्स connected in a bridge configuration to produce the desired output but does not require a center tape transformer। तो यहाँ पर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती है। तो इससे इसका बेनिफिट ये है कि ये साइज को भी रिड्यूस करता है और कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। The single secondary winding is connected to one side of the diode bridge network and the load to the other side as shown in the figure। ओके, तो देखिए क्या है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसका एक टर्मिनल तो देखिए कहाँ कनेक्ट है, इन दो डायोड्स के बीच में, और दूसरा जो टर्मिनल है वो इधर कनेक्ट है। क्लियर? और इस डायोड का ये जो कनेक्शन है यहाँ पर देखिए, वो लोड रेसिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट। क्लियर? तो सिंपल है, याद करने के लिए आप एक बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। बस ये डायोड के डायरेक्शंस देखिएगा, इनको याद रखिएगा बस। ठीक, देखिए ये दोनों सेम है डायरेक्शन में और ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आपको कुछ इस तरीके से नेटवर्क बनाना है। यहाँ पर एक डायोड बनेगा, यहाँ एक डायोड बनेगा, यहाँ एक डायोड बनेगा और यहाँ पर एक डायोड बनेगा। ठीक है, ये दो टर्मिनल आपस में कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ लोड रेसिस्टेंस, और ये दो जो टर्मिनल हैं
ये कनेक्ट होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग से। अब दोनों डायोड का डायरेक्शन सेम है। कौन कौन से? यहाँ के और यहाँ के। तो ये है ऐसे, ये है ऐसे, उसके बाद ये ऐसे, और ये इस डायरेक्शन में सेम। क्लियर? तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो दिस इज D1, D2, ये D4 और ये D3। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन डायोड की पोजीशंस को बहुत गलत बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो ये जरूर याद रखिएगा, अगर आपको ये पोजीशन याद नहीं होगी तो आपकी वर्किंग आप अच्छी तरीके से समझा नहीं पाएंगे, या आप कुछ भी लिख के आएंगे। क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए कोई दो डायोड्स काम करेंगे और निगेटिव साइकिल के लिए कोई दो डायोड्स काम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो डायोड फॉरवर्ड हो रहे हैं पॉजिटिव में, कौन से दो रिवर्स हो रहे हैं। अभी हम आगे वाले फिगर में देखेंगे। इसीलिए इसी तरीके से निगेटिव साइकिल के लिए कौन से फॉरवर्ड हो रहे हैं, कौन से रिवर्स हो रहे हैं, ये इन डायोड्स की पोजीशन ही बताएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है जब मेरी पॉजिटिव साइकिल आ रही है। क्लियर? चलिए मैं आपको यहाँ इस फिगर से समझाता हूँ। सपोज आपके इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल आई, तो देखिए क्या होगा। पॉजिटिव साइकिल यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। अब D1 पॉजिटिव है इधर, ये नेगेटिव है, तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा? ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। तो डेफिनेटली अब जो लोड करंट है वो यहाँ फ्लो करेगा। अब इसके बाद कहाँ जाएगा? इस रेसिस्टेंस के थ्रू। ओके, देखिए, ये देखिए, इस रेसिस्टेंस के थ्रू, इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, ऐसे। तो ये, उसके बाद इसने किसको फॉरवर्ड किया? इस डायोड को फॉरवर्ड बायस किया। क्लियर? इस डायोड को फॉरवर्ड बायस किया, तो ये इधर से आ रहा था, और फिर ओके। चलिए, तो इसमें देखते हैं अब वेवफॉर्म की हेल्प से। तो ये मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा था कि आपको समझना है कि कौन सा फॉरवर्ड होगा, कौन सा रिवर्स होगा। तो जब आपका सिग्नल आएगा, ठीक है, लाइक अभी हम आगे वेवफॉर्म में देखेंगे। तो जब आपका पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो क्या होगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और जब नेगेटिव सिग्नल आएगा तो नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। क्लियर? यहां देखिए, तो ये आपने सप्लाई दी। सप्लाई देने के बाद आपके पास यहाँ पे आया पॉजिटिव और ये आया नेगेटिव। पॉजिटिव साइकिल के लिए अगर हम बात करें तो पॉजिटिव ने ऊपर D1 को फॉरवर्ड बायस कर दिया, और यहाँ था आपका D4। D4 को क्या कर दिया? रिवर्स बायस। ओके, सो D4 आपका रिवर्स बायस हो गया। इस तरीके से D3। अब देखिए नीचे क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ये डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और D3 डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो देखिए ये दोनों सामने के डायोड आपस में क्या हो गए? रिवर्स बायस। और ये दोनों क्या हो गए? फॉरवर्ड बायस। तो जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और यहां से ये करंट फ्लो होके इस पाथ को फ्लो करके और यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लोड पे आपको क्या मिल जाएगा? एक लोड करंट मींस एक साइन वेव मिल जाएगी पॉजिटिव हाफ के लिए। अब अगर हम नेगेटिव हाफ की बात करें तो नेगेटिव हाफ में क्या होगा? ये सप्लाई, फिर नेगेटिव साइकिल आई, तो यानी कि पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर। ओके, अब नेगेटिव है तो यानी कि ये जो पहले फॉरवर्ड बायस था वो अब क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा आपका? फॉरवर्ड बायस। ठीक, इसी तरीके से ये पॉजिटिव आ रहा है नीचे, तो देखिए यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो अब देखिए करंट कैसे जाएगा? ये साइकिल यहाँ से गई, ये इधर, ये साइकिल यहाँ पाथ मिला, इसे रेजिस्टेंस मिला, ये इधर, फिर ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये ऊपर डायोड, और ये साइकिल। ओके, तो अगेन नेगेटिव साइकिल के लिए क्या मिल जाएगा आपको?
पॉजिटिव आउटपुट, ये पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल के लिए पॉजिटिव आउटपुट, सॉरी पॉजिटिव आउटपुट। क्लियर है? तो आई होप ये दोनों ही रेक्टिफायर की वर्किंग आपको समझ में आ गई हुई। ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से अगर याद है, सॉरी, और पोजीशंस डायोड की आपको पता है और मालूम है, ये मतलब ये पता है कि वर्किंग क्या होगी इसकी। पॉजिटिव साइकिल आएगी तो कहाँ पे पॉजिटिव होगा, लाइक यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइकिल आएगी तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होगा। ये अगर आपको पता है तो आप डायोड को फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस अप्लाई करके इजीली इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो आप ये सबसे पहले तो आप ये डायग्राम याद करिए, कॉन्सेप्ट क्या है इनका, कैसे ये वर्क कर रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। फिर एक दो बार प्रैक्टिस करिए उसको ड्रॉ करने की, सर्किट डायग्राम को, इजीली आपको याद हो जाएगा। मींस आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको डायोड की पोजीशंस समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आई होप ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट कैसे बना, कैसे वो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल आउटपुट दे रहा है, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सेंटर टेप के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए और नेगेटिव साइकिल के लिए वो कैसे काम कर रहा है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हमने जो पॉइंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट किए थे, वही हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू, दैट इज डीसी। अब यहाँ पे क्या है कि वहां तो हमें 0 टू पाई के लिए ही आउटपुट मिल रहा था, पाई से 2 पाई के लिए आउटपुट नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें पाई से 2 पाई के लिए भी सिग्नल मिल रहा है। ओके, तो अब अगर मैं सिग्नल को इनपुट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इनपुट क्या है आपका, आई एम साइन ओमेगा टी। तो 0 से पाई के लिए मीन्स अगर आप ऐसे देखें तो ये आपका साइन सिग्नल है, और मीन्स इसको आप इनपुट भी कह सकते हो, और ये आपका आउटपुट सिग्नल है। क्लियर? तो ये आपका जो सिग्नल है ये है आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो देखिए पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो सिग्नल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे ये सिग्नल माइनस आई एम साइन ओमेगा टी है। मीन्स इसका मैग्नीट्यूड माइनस हो गया, नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव हाफ में है, बट यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव है लेकिन सिग्नल क्या है वो, माइनस आई एम साइन ओमेगा टी, तो वही चीज हमने यहाँ पे कर रखी है। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। निगेटिव अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, साइन मतलब इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है, तो वो इन एक्चुअल में तो क्या है, माइनस आई एम साइन ओमेगा टी, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। तो लोड रेजिस्टेंस, सॉरी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मुझे करंट निकालना है लोड, तो आई एल इज आई एम साइन ओमेगा टी फॉर कंडीशन ओमेगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। और इसी तरीके से ओमेगा टी फ्रॉम पाई टू 2 पाई क्या होगा, माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। अब सिंपली आपको एवरेज वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेट करते हैं पूरी साइकिल के लिए और उसके बाद उसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं। सो 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई आई एल डी ओमेगा टी। आई एल की वैल्यू आपको मालूम है, आई एम साइन ओमेगा टी है फॉर 0 टू पाई, एंड पाई टू 2 पाई क्या वैल्यू है, माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। सिंपल मैथ से इंटीग्रेट कर दीजिए, आई एम को बाहर ले लीजिए, तो आई एम अपॉन 2 पाई हो जाएगा, 0 टू पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी माइनस, माइनस साइन है यहाँ पर, पाई टू 2 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट्स हैं 0 टू पाई, माइनस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी पाई टू 2 पाई, एंड देन इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा कॉस 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। सिंपल मैथ्स।
अपने आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इजीली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता चला जाएगा। cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 पुट कर दीजिए, -1 cos 0 की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू -1। पूरा ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4im/2 पाई। 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। सो IDC इज इक्वल टू 2im/पाई। क्लियर? वहां पे क्या था आंसर? im/पाई। वहां पे हाफ रेक्टिफिकेशन था, यहाँ पर दो मतलब आप कह सकते हैं कि 2 रेक्टिफायर्स हैं, 2 हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। वहां सिंगल था, एक वेव मिल रही थी हाफ वेव, यहाँ पे दो हाफ वेव मिल रही हैं एक साइकिल के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2im/पाई। अगेन अगर लोड वोल्टेज की बात करेंगे तो IDC इंटू RL, तो वो हो जाएगा 2im/पाई इंटू RL मीन्स 2Vm/पाई। तो ये हो गया आपका डीसी लोड वोल्टेज। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं आरएमएस वैल्यू, IRMS। IRMS वैल्यू क्या होती है आपकी? रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, मीन करेंगे, देन स्क्वायर रूट कर देंगे। तो अगर आपको हाफ वेव की कंडीशन सब समझ में आ गई हैं तो आप फुल वेव के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है? सिंस टू हाफ वेव रेक्टिफायर्स आर सिमिलर इन ऑपरेशन सो वी कैन राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो हाफ वेव्स मिल रही है, वहां आपने एक हाफ वेव के लिए सॉल्व किया था, यहाँ पर आप टू हाफ वेव्स के लिए कर रहे हो, तो आपने सिंपली क्या किया उसको आप इसको ऐसे समझिए कि 0 पाई 2 पाई, तो एक हाफ वेव ये है, एक हाफ वेव ये है, तो आप 0 टू पाई इंटीग्रेट करिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो 0 टू 2 पाई को आप 0 टू पाई ले सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये दोनों हैं तो सेम ही। तो सिंस टू हाफ वेव रेक्टिफायर्स आर सिमिलर इन ऑपरेशन वी कैन राइट 2, हमने लिमिट को 0 टू पाई कर दिया, Im sin ओमेगा टी स्क्वायर डी ओमेगा टी और 2 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? Im कांस्टेंट है, Im को बाहर निकाल लेंगे तो Im स्क्वायर है तो बाहर आके Im मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1/पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 टू पाई है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, आपने यहाँ पुट कर दिया उसको। सिंपल, ओमेगा टी के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट लगाइए 0 टू पाई माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ओके, 0 टू पाई। क्लियर? तो देखिए ये 2 इसका है, ये 2 हमने यहाँ पे लिख लिया है 1/2 पाई की फॉर्म में, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, 2 हमने डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ लिख दिया और फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो लिमिट लगाने के बाद ओमेगा टी की लिमिट लगेगी पाई, और अगर आप यहाँ लिमिट लगाएंगे पाई की तो क्या हो जाएगा 2 पाई, तो साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। एक बार 0 की लिमिट लगाएंगे तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो साइन 2 पाई 0 आ जाएगा। यहाँ लिमिट लगी पाई पाई, तो ये पाई माइनस 0 हो गया, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 मीन्स Im/√2। ओके, सो IRMS वैल्यू और VRMS वैल्यू प्योर साइनसॉइडल के लिए क्या होती है? Im/√2 और Vm/√2। वहां हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सॉल्व कर रहे थे तो वो आ रहा था Im/2। क्लियर? नाउ आई होप ये समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, पूरा डेरिवेशन लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए डीसी पावर आउटपुट अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? सिंपल, VDC इंटू IDC। तो VDC को हम IDC इंटू RL लिख सकते हैं और IDC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, दैट इज 2Im/पाई। सो ये क्या हो जाएगा? 2Im/पाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4/पाई स्क्वायर Im स्क्वायर इंटू RL। क्लियर? अगर AC पावर हमें कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बी इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू RL। ओके, IRMS स्क्वायर इंटू RL, और IRMS की वैल्यू कितनी है? Im/√2, Im/√2, सो Im/√2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका Im स्क्वायर RL डिवाइड बाय 2। ओके, सो डीसी पावर कैसे कैलकुलेट करना है ये भी समझ में आ गया होगा आपको, और एसी पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा।
ओके, तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, देखिए हमने एवरेज वैल्यू निकाली, वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज निकाली, लोड वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करी, डीसी पावर कैलकुलेट करी एंड एसी पावर कैलकुलेट करी। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर इफिशिएंसी। सो अगेन रेक्टिफायर इफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में बताया था, इट इज द रेशियो ऑफ डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर टू इनपुट एसी पावर, एसी पावर एट द इनपुट मीन सेकेंडरी वाइंडिंग। सो डीसी आउटपुट अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आई एम स्क्वायर आर एल, एंड एसी पावर इज आई एम स्क्वायर आर एल डिवाइड बाई 2। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आप वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, सो आपने यहाँ पुट किया तो 2 ऊपर चला जाएगा, देन आई एम स्क्वायर आर एल से ये सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8 अपॉन पाई स्क्वायर। सो इट इज 81.2%। ओके, सो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में थ्योरेटिकल एफिशिएंसी जो आती है वो 81.2% है, और अगर आपको याद हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में 40.6 थी, तो ये जस्ट उसकी डबल है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंगल वेव थी और यहाँ पे दो वेव्स। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी आती है वो आती है आपकी 81.2%। नाउ रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके डीसी में एसी का कितना कंपोनेंट है, तो जितना ज्यादा कंपोनेंट होगा रिपल फैक्टर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ओके, तो अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर कि ये यहाँ पे कैसे आया। तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो फुल वेव की अगर हम बात करें तो हमने आई आर एम एस अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2, और आई डी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2 आई एम अपॉन पाई। तो देखिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, इफिशियंसी निकालनी है, रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो वहां पर इन वैल्यूज को आपको पुट करना होगा। ओके, तो देखिए आई एम अपॉन रूट 2, आई आर एम एस की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, आई डी सी इज 2 आई एम अपॉन पाई, वो आपने यहाँ पुट किया, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.48। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21 आ रही थी, बहुत ज्यादा आ रही थी। ओके, क्योंकि 60% उसकी जो इफिशियंसी यानी 40% इफिशियंसी, तो 60% जो एसी कंपोनेंट था वो रिपल फॉर्म में था डीसी सिग्नल के। क्लियर? so this is much less in compare of half wave circuit. क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जैसे मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में बताया था, तो जब भी आपके डायोड्स क्या हैं रिवर्स बायस में है, मींस अगर सेंटर टेप की बात करें तो क्या होगा, एक टाइम पे एक डायोड फॉरवर्ड हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो मैक्सिमम वोल्टेज है दैट इज वीएम, वो आपका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। तो सेंटर टेप के केस में आपका पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम हो जाता है। अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर में दो डायोड्स एक बार में रिवर्स हो रहे हैं, मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में जा रहे हैं और दो फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो उसके केस में वो 2 वीएम हो जाता है। ओके, तो ये आपका पीक इनवर्स वोल्टेज है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, वर्किंग दोनों की समझ में आ गई होगी, ब्रिज रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, कैसे डायोड्स फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होते हैं, और सेंटर टेप रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, और एक दो टर्म्स जो हमारे रह गए हैं अभी उनको हम पढ़ेंगे। तब तक आप इन लेक्चर्स को पढ़िए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लेक्चर्स को पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इसी बेसिस पे। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाकी पोर्शन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ हम कंपैरिजंस भी पढ़ लेंगे बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।